मेरी शादी एक 10 साल के बच्चे से कर दी गई, जबकि मैं खुद 18 साल की थी। मैं एक बच्चे से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि एक बच्चे से आखिर मुझे पति का सुख कैसे मिल पाता। लेकिन जब शादी के 6 महीने बाद मैं पेट से हो गई, तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई कि एक 10 साल के बच्चे से मैं पेट से कैसे हो सकती हूँ। फिर जब मेरे बच्चे के बाप का नाम मुझे पता चला, तो मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि मेरे बच्चे का बाप तो मेरा नाम नंदिनी है। मैं राजस्थान के एक गांव में रहती हूँ। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से आती हूँ। मेरे गांव में एक बड़ी ही अजीब सी परंपरा है। मेरे गांव की जो भी लड़कियां गरीब परिवार से आती हैं, उनकी शादी उनसे थोड़ा ज़्यादा अमीर परिवार के लड़कों से कर दी जाती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि जिन लड़कों से हम गरीब लड़कियों की शादी कराई जाती है, वह बच्चे होते हैं। मेरे गांव की कई लड़कियां जो 18 साल या उससे ऊपर की थीं, उनकी शादी अमीर परिवार के बच्चों से कराई गई, जिनकी उम्र कभी 8 साल होती, कभी 9, तो कभी 10। जिन भी लड़कियों की उन बच्चों से शादी हुई, वह अपने वैवाहिक जीवन में बिल्कुल भी सुखी नहीं थी। जाहिर सी बात है, एक छोटा बच्चा एक भरी पूरी जवान लड़की को पति का सुख आखिर कैसे दे सकता है। इस दुनिया की किसी भी लड़की ने कभी भी अपने पति की कल्पना ऐसी नहीं की होगी कि उसका पति एक बच्चा हो, बल्कि हमेशा उसके सपनों में एक राजकुमार आता है, जो उससे ज़्यादा समझदार हो और बलशाली हो, जो उसे ढेर सारा प्यार करे और उसका ख्याल रखे। लेकिन मेरे गांव में गरीबी के चलते ऐसी परंपरा बना दी गई थी कि अमीर परिवार के लोग अपने बच्चों के साथ मेरे गांव की गरीब लड़कियों को ब्याह ले जाते थे और उनके सपनों को चकनाचूर कर देते थे। और जो हम लड़कियों के घर वाले थे, उन्हें तो हमारे जज्बातों से कोई भी लेना देना नहीं था, क्योंकि हमारी शादी एक बच्चे से करने के बदले में उन्हें तो बहुत ही मोटी रकम मिलती थी। मेरी कई सहेलियों की शादी इसी तरह से हुई थी, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरी शादी को लेकर मेरे बहुत से अरमान थे। जैसे जैसे मैं यौवन की दहलीज पर कदम रख रही थी, मेरे यह अरमान और भी मजबूत होते जा रहे थे। मुझे अपने ही गांव का एक बहुत ही अच्छा नौजवान पसंद आ गया। मैं हर रोज़ माँ बापू जी से बचकर उससे मिलने जाया करती और उसके साथ खेतों में घंटों बातें किया करती। उसका नाम राजा था। मैं जैसे जैसे 18 साल की हो रही थी, मेरे अंदर अपनी शादी को लेकर डर बढ़ने लगा था। एक दिन जब मैं राजा से खेतों में मिलने गई, तो वह बोला, नंदिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। राजा की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे माँ बापू तुमसे मेरी शादी कराएंगे, क्योंकि अगर तुमसे मेरी शादी होगी तो उन्हें मेरे बदले में मोटी रकम नहीं मिल पाएगी। राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उन अमीर घरों के लोगों की तरह तुम्हारे माँ बाप की जेबें भर सकूँ। तुम ही बताओ, क्या तुम मेरे बिना जी पाओगी? मैंने कहा, नहीं राजा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती और मैं एक छोटे बच्चे से कभी भी शादी नहीं करना चाहती हूँ। राजा ने कहा, तो फिर ठीक है, हम ये गांव छोड़कर भाग जाएंगे और कहीं किसी दूसरी जगह जाकर अपनी दुनिया बसाएंगे, जहां हमें कोई भी परेशान करने वाला नहीं होगा। राजा की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा, ठीक है, तो फिर तुम थोड़े बहुत पैसों का जल्द से जल्द इंतजाम करो और अब 2-4 दिन में ही हम लोग यहाँ से भाग चलेंगे।
मैं जब घर लौटी तो मैं ये सोचकर बहुत खुश थी कि कम से कम मेरी किस्मत मेरे गांव की उन लड़कियों की तरह नहीं होगी जिनकी शादी एक बच्चे से करा दी गई। उस रात मुझे खुशी के मारे नींद ही नहीं आई, क्योंकि मैं राजा के साथ अपने शादीशुदा जीवन की कल्पना कर करके बहुत खुश हो रही थी। मैं अपने लिए जैसा पति चाहती थी, राजा के रूप में मुझे बिल्कुल वैसा ही पति मिल रहा था। जब भी मैं अपने और राजा के पति पत्नी के संबंधों के बारे में सोचती तो शर्म से मेरा चेहरा लाल हो जाता। 2 दिन के बाद मेरे घर पर मैंने कुछ लोगों को बैठे देखा। जब वह चले गए तो मेरी माँ बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। वह आकर मुझसे बोली, नंदिनी, हमने तेरा रिश्ता तय कर दिया है। अगले हफ्ते ही तेरी शादी है। अब आज से तेरा घर से निकलना बिल्कुल बंद। अब जितना घूमना फिरना है अपने पति के साथ ही जाकर अपने ससुराल में घूमना। माँ के मुंह से ये बात सुनकर मेरे तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। मुझे बहुत बुरी तरह से घबराहट होने लगी। मैंने माँ से कहा, आप एकदम से ऐसा मेरे साथ मत करिए, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। मेरी ये बात मेरे बापू ने सुन ली। वह बहुत बुरी तरह से मेरे ऊपर चिल्लाने लगे। बोले, 18 साल की हो चुकी है, अब और कितने दिन तुझे हम बिठाकर खिलाएंगे। पता है तेरे बदले में कितनी मोटी रकम हाथ लगी है। पूरी जिंदगी तो ऐसे ही घिसट घिसट कर निकाली। कम से कम अब बुढ़ापा तो चैन से जिएं। इसलिए चुपचाप अपने ससुराल जा और वहीं पर अपने पति के साथ जाकर रह। अब तो मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। मैं राजा से मिलने के लिए बेचैन थी। शाम को जब माँ गांव की कुछ औरतों के साथ बातों में व्यस्त थी तो मैं चुपके से घर से निकल गई और खेतों में जाकर राजा से मिली। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर वह भी बुरी तरह से घबरा गया। वह बोला, इतने कम समय में मैं पैसों का इंतज़ाम कैसे करूं जिससे हम लोग भाग सकें। मैंने कहा, देखो राजा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से भगाकर ले चलो, क्योंकि अगले हफ्ते ही मेरी शादी है और अब तो माँ ने मुझे घर से बाहर निकलने के लिए भी मना कर दिया है। तो अब मैं तुमसे यहाँ रोज़ रोज़ मिलने भी नहीं आ पाऊँगी। इसलिए अब चाहे पैसे का इंतज़ाम हो पाए या नहीं, लेकिन तुम मुझे लेकर भाग चलो। राजा ने कहा, ठीक है नंदिनी, तो कल रात को तुम मुझे यहीं पर मिल जाना और हम दोनों यहाँ से बहुत दूर निकल जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है। घर वापस लौटकर मैंने राजा के साथ भागने की पूरी तैयारी कर ली। मैंने अपने सारे कपड़ों को एक पोटली में बांधकर छुपा दिया और जो भी थोड़े बहुत रुपए मेरे हाथ लगे वह भी मैंने अपने पास रख लिए। अगले दिन रात को जैसे ही मेरे घर में सब लोग सो गए, मैं चुपके से अपने कपड़ों की गठरी लेकर दबे पांव खेतों की ओर निकल गई। सामने राजा को खड़ा देख मेरे तो पंख ही लग गए। मैं बहुत खुश थी, लेकिन यह खुशी मेरी थोड़ी ही देर की थी। जैसे ही मैं और राजा खेतों से निकलने वाले थे, तभी अचानक से मुझे मेरे बापू और कुछ लोगों ने घेर लिया। उन सबको देख मैं बुरी तरह से चौंक गई। न जाने कैसे बापू को हमारे भागने की भनक लग गई। उन्होंने राजा की बहुत पिटाई की। मैं बुरी तरह से उनके आगे रो रही थी और गिड़गिड़ा रही थी। मैंने अपने बापू के पैर पकड़ लिए। मैंने कहा, आप मुझसे जो कहेंगे मैं वही करूँगी, लेकिन राजा को छोड़ दीजिए, उसे मत मारिए। लेकिन वह लोग राजा को किसी जानवर की तरह पीटते ही चले जा रहे थे। मुझे तो लगा कि आज यह उसे जान से ही मार देंगे। मैं एक बार फिर से बुरी तरह गिड़गिड़ाने लगी। मैंने बापू से कहा, मैं आपसे वादा करती हूँ, आप जहाँ कहेंगे मैं वहीं चुपचाप शादी कर लूँगी, लेकिन मेरे राजा को छोड़ दीजिए। जब मैंने ये बात कही तभी बापू ने सभी को रोक दिया। वह बोले, याद रखना, अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो इस लड़के की लाश अगले दिन ही यहीं खेतों में पड़ी हुई मिलेगी। उनकी ये बात सुनकर तो मेरा दिल धक्क से रह गया।
मैं बहुत बुरी तरह से घबरा गई और बापू के साथ वापस घर लौट आई। मेरी शादी का दिन भी बहुत जल्दी आ गया, लेकिन मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर मैंने कोई भी कदम उठाया तो मेरे राजा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। जब मेरी शादी कराई जा रही थी तो मैंने देखा कि मेरा भी दूल्हा सिर्फ एक 10 साल का बच्चा था। वह बच्चा बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उसे तो शादी क्या है ये पता ही नहीं। उसके लिए तो ये सब किसी त्योहार के जैसे है, जिसमें नए कपड़े पहनने को मिल रहे हैं, अच्छा खाना खाने को मिल रहा है और सभी लोग बहुत खुश हैं। लेकिन इधर मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। अब तो मेरे अंदर किसी भी तरह की कोई इच्छा नहीं बची थी। इस शादी के बदले में मेरे माँ बाप को बहुत मोटी रकम मिली हुई थी। शाम को मेरी विदा हो गई। मेरे ससुराल में मेरी सास, मेरे जेठ जेठानी और ससुर थे। सुहाग रात के समय मेरे पति को मेरी सास कमरे में ले आई और मेरे पति से बोली, देख तेरी बीवी कितनी सुंदर है, लेकिन तू इसका पति है, इसलिए इस पर हुक्म चलाना। आज से यह तेरे सारे काम करेगी। मेरे पति ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद मेरी सास मुझसे बोली, कान खोल के सुन ले, मेरे बेटे को किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुझे मेरे बेटे का पूरा ध्यान रखना है और उसे हर हाल में खुश भी रखना है। मैंने भी रुआसे मन से हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद मेरी सास कमरे से बाहर चली गई और मेरा पति मेरे पास आकर बैठ गया। उसने देखा कि मेरी आंख से आंसू आ रहा था। उसने बड़े ही प्यार से मेरा वह आंसू पोंछा और अपनी बच्चों जैसी आवाज़ में बोला, तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम्हारा कोई खिलौना टूट गया है? वैसे तो मुझे अपने पति से कोई भी लगाव नहीं था, लेकिन उस वक्त उसका प्यार देखकर मैं पिघल गई। मैंने उससे कहा, हाँ मेरा दिल टूट गया है। तो वह मुस्कुराने लगा और बोला कि तुम दूध पियोगी? तो मैंने कहा कि नहीं, मैं दूध नहीं पीऊँगी। उसके बाद मेरा पति कहने लगा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो मैंने कहा, मेरा नाम नंदिनी है। फिर वह बोला, और मेरा नाम रवि है। तुम बिल्कुल भी उदास मत होना, मैं आज से तुम्हारा पति हूँ और मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूँगा। उसकी प्यारी बातें सुनकर मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली मिली। उसके बाद वह मेरे साथ चारपाई पर चिपक कर सो गया। उस पूरी रात मैंने खुद को ये अच्छे से समझा लिया कि अब यही मेरी दुनिया है, यही मेरी ज़िंदगी का सच है। भले ही मेरा पति सिर्फ एक 10 साल का बच्चा है, लेकिन आखिर है तो वह मेरा पति ही। इसीलिए आज से मैं उसे पूरे तन मन धन से अपना पति मानूंगी और उसकी पत्नी बनकर उसकी सेवा करूंगी। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। उनके घर में औरतों को ही कुएं से पानी भरकर लाना होता था और जो भी दूध देने वाले जानवर पाल रखे थे उनका भी ध्यान औरतें ही रखती थीं। साथ ही साथ घर का सारा काम भी मुझे ही करना पड़ता था। जो घर के आदमी थे वह खेतों में काम करते थे। घर में दूध देने वाले जानवर थे, इस वजह से सभी को रात में दूध पीना है, यह उस घर का नियम था। मेरा पति स्कूल में पढ़ता था। उस घर में सिवाय मेरे पति के कोई भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता था। मेरी सास तो हर वक्त मुझे ताने ही मारती रहती थी। एक दिन जब मैं कुएं पर पानी भरने के लिए गई, तभी वहाँ राजा मुझसे मिलने के लिए आ गया। उसे देखकर तो मैं बुरी तरह से घबरा गई। वह मुझसे बोला कि मैं तुझे भगा ले जाने आया हूँ, तो तू अभी के अभी मेरे साथ चल। मैंने उसे मना कर दिया। मैंने कहा, देखो राजा, अब मैं किसी और की पत्नी हूँ, तो अब तुम मुझे भूल जाओ और किसी और के साथ अपनी दुनिया बसाओ। राजा मुझसे बोला, तेरा दिमाग खराब हो गया है, वह 10 साल का बच्चा तेरा पति हो ही नहीं सकता। मैंने कहा, अब जो भी है, लेकिन यही मेरी किस्मत है और अगर कहीं किसी को पता चल गया तो वह तुम्हारी जान ले लेंगे।
राजा ने कहा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? मैंने कहा, अगर मैं तुमसे प्यार ना करती होती तो क्या आज भी तुम्हारी जान की फिक्र करती? उसके बाद वहाँ कुछ औरतें आने लगीं तो मैं तुरंत ही पानी का मटका लेकर अपने घर की तरफ निकल गई। फिर तो हर रोज़ मैं जब भी पानी भरने जाती तो राजा मुझसे मिलने आ जाता। मेरे दिल में राजा को लेकर अभी भी प्यार था, लेकिन मैं उसके साथ अपना घर बसाने की हिम्मत नहीं जुटा सकती थी। लेकिन मेरे मन में उसके लिए प्यार अब और भी बढ़ने लगा था। एक दिन जब मैं पानी का घड़ा लेकर घर वापस लौट रही थी, तभी आंगन में आकर बेहोश होकर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरी सास, जेठानी और एक दाई माँ मेरे पास बैठी हुई थीं। उन्होंने मेरे सामने मेरी सास से कहा, मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं। आपकी बहू पेट से है। उस दाई की बातें सुनकर हम सभी के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि हम ये बहुत अच्छे से जानते थे कि एक 10 साल का बच्चा किसी को पेट से कैसे कर सकता है। दाई के जाने के बाद तो मेरी सास ने मुझ पर तरह तरह के लांछन लगाने शुरू कर दिए। मैं रो रो कर अपने आप को बेकसूर होने की गवाही देती रही, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी ना मानी। तभी मेरा जेठ घर पर आ गया और वह कहने लगा कि अरे, यह तो कलंकनी है, क्योंकि मैंने इसे हर रोज़ चुपके से अपने प्रेमी से मिलते हुए खेतों में देखा है। हो ना हो ये इसके प्रेमी का ही पाप है जो इसके पेट में पल रहा है। मैंने कहा, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरा किसी से भी कोई गलत संबंध नहीं है। मुझे खुद नहीं पता कि आखिर यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया। तभी मेरे ससुर भी वहाँ आ गए तो मेरी सास ने उनके सामने मेरी सारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी और मुझ पर हाथ भी उठाया। वह बोली, ये तो हमारे बेटे को धोखा देकर अपने प्रेमी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी और आज उसका पाप भी इसके पेट में आ गया है। मेरे ससुर ने गुस्से में मुझे बहुत बुरा भला कहा और फैसला सुना दिया कि आज के बाद मैं घर से बाहर कदम भी नहीं रखूंगी। उस घर में कोई भी मेरी सुनने वाला नहीं था। मैं रो रो कर बेहाल हो चुकी थी। शाम को जब मेरा पति रवि वापस आया तो मेरी हालत देखकर वह बेचारा बहुत परेशान हो गया। उसे लगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो वह अपनी माँ से कहने लगा कि वह मेरे लिए दवा लेकर आएं। वह पूरी रात मेरे पास ही लेटा रहा और मेरे आंसू पोंछता रहा और मुझसे पूछता रहा कि मैं इतना क्यों रो रही हूँ। लेकिन मैं जानती थी कि मेरा दुख मैं उस बच्चे को समझा भी नहीं सकती थी। पर फिर भी मेरे ससुराल वालों से तो बेहतर वो था जो कम से कम मेरी तकलीफ में मेरे साथ तो था, मेरे आंसुओं को पोंछ तो रहा था। अब तो मुझे अपने जेठ और ससुर पर ही शक होने लगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि मेरा राजा से उस तरह का कोई भी रिश्ता कभी नहीं रहा है। तो फिर आखिर ये बच्चा मेरे पेट में आया तो आया कैसे? अब तो उस घर में सभी ने मुझसे बात भी करना बंद कर दिया था। मैं भी एक जिंदा लाश की तरह अपनी ज़िंदगी जी रही थी। चुपचाप घर का सारा काम करती और फिर अपने कमरे के एक कोने में पड़ी रहती। शाम को जब मेरी सास मेरे लिए दूध लेकर आई तो बोली कि इसमें से तू भी पी लेना और रवि को भी दे देना, आज जानवर ने थोड़ा कम दूध दिया है। मैंने कहा ठीक है। शाम को जब मैंने पीने के लिए दूध उठाया तो उसमें मक्खी गिर चुकी थी। मैंने सोचा अगर मैं सास से कुछ कहूँगी तो वह फिर से मुझे जली कटी सुनाएगी, इसलिए मैंने चुपके से वह दूध खिड़की से बाहर फेंक दिया और ऐसे ही चुपचाप सो गई। जैसे ही आधी रात हुई, मुझे अचानक से ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला और वह मेरी चारपाई के पास आया। मुझे अंदर से बहुत घबराहट होने लगी, लेकिन मैं ये जानना चाहती थी कि आखिर इतनी रात को मेरे कमरे में कौन आया है। तभी जो भी मेरे कमरे में आया था
उसने रवि को मेरे पास से धीरे से उठाकर नीचे चटाई पर लिटा दिया। उसके बाद वह मेरे पास चारपाई पर लेट गया और एक एक करके मेरे कपड़े हटाने शुरू कर दिए। कमरे में इतना ज़्यादा अंधेरा था कि मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही उसने मुझे गलत जगह पर छुआ, मैं तुरंत ही बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगी। मेरी चीख सुनकर वह आदमी भी हड़बड़ाकर बाहर की तरफ भागा। मैंने जल्दी से खुद को चादर से लपेटा और उस आदमी के पीछे भागी। बाहर तो उजाला था, लेकिन उस आदमी ने अपना चेहरा गमछे से लपेट लिया। मैंने उस आदमी को कसकर दबोचकर नीचे गिरा लिया। तब तक मेरे ससुराल वाले लोग भी बाहर निकल आए और रवि भी जाग गया। वह बुरी तरह से घबरा गया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मेरी सास कहने लगी, क्या तमाशा फैला रखा है तूने इतनी रात को। तभी मैं रोते हुए बोली, मैं ना कहती थी कि मेरे साथ ज़रूर किसी ने गलत किया है। आज मैंने अपने साथ गलत करने वाले को पकड़ लिया है। देखिए, मेरे पेट में जो बच्चा है वह इसी आदमी की करतूत है, जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। मैंने उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन उसने बहुत कसकर खुद को गमछे से लपेट रखा था। लेकिन मेरे थोड़ी देर की खींचतान के बाद उसका गमछा जैसे ही चेहरे से हटा, हम सबके तो पैरों तले ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि वह आदमी और कोई नहीं, मेरा ससुर था। अब तो हमें काटो तो खून ही नहीं। फिर मैंने रो रो कर पूछा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो वह बोले कि तू बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मैंने अपने बेटे से तेरी शादी करवाई। लेकिन फिर मैंने सोचा रवि तो छोटा है, उसे तो कोई समझ ही नहीं है, तो क्यों ना मैं अपनी इच्छा तेरे साथ पूरी करता रहूं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए रोज़ तुझे और रवि को दूध में बेहोशी की दवा मिलाकर पिलाता रहता था। लेकिन आज मैंने कहा, लेकिन आज दूध में मक्खी गिर गई और तुम्हारा ये घिनौना चेहरा मेरे सामने आ गया। मैंने कहा, ये बच्चा तुम्हारा ही है ना? तो वो बोला, बस यहीं पर गलती हो गई कि तू पेट से हो गई, वरना मैं हमेशा तेरे साथ मज़े करता रहता और किसी को कभी कोई शक भी नहीं होता। मैंने अपने ससुर के गाल पर एक ज़ोरदार तमाचा मारा। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं तुम्हारी बहू हूँ और तुमने मेरे साथ ये सब किया। और जब मुझ पर इतने गंदे इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, तब तुमने भी मुझ पर इल्ज़ाम लगाए। अगले दिन मैंने अपने साथ किए गए गुनाह की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी और पुलिस ने आकर मेरे ससुर को पकड़ लिया। इतना सब होने के बावजूद भी मेरे घर वाले मुझ पर अब भी यही दबाव बना रहे थे कि मैं उसी घर में रवि की पत्नी बनकर रहूं। लेकिन मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया कि मैं अब 18 साल की हो चुकी हूं और मैं राजा को पसंद करती हूं, उसी से शादी करना चाहती हूं। पुलिस ने भी मेरा पूरा साथ दिया, क्योंकि मेरी और रवि की शादी गैर कानूनी थी, जिसका कारण हमारी उम्र का फासला था। कुछ महीनों बाद ही मेरी शादी राजा से हो गई और मैंने अपने ससुर के पाप को भी खुद से मिटा दिया। आज मैं राजा के 2 बच्चों की माँ बन चुकी हूँ और उसके साथ एक खुशहाल जीवन जी रही हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।